हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर परिवहन एवं संचार के भाग 4 पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम वायु परिवहन, पाइपलाइनों, संचार, उपग्रह और साइबर स्पेस इंटरनेट पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम वायु परिवहन से। जैसा कि आप जानते हैं, वायु परिवहन परिवहन का सबसे तेज साधन है, क्योंकि इससे कम ही समय में किसी भी जगह पे आसानी से जाया जा सकता है। वायु परिवहन ने दुर्गम रेगिस्तानों, पर्वतीय क्षेत्रों और बर्फ क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी क्रांति ला दी है। अर्थात अब ये इन स्थानों पे भी आराम से जा सकती है। दोस्तों, उच्च निर्माण और रखरखाव लागत के कारण उच्च औद्योगिक देशों में हवाई परिवहन अत्यधिक विकसित होता है, क्योंकि इसके रखरखाव में काफी खर्च होता है। दोस्तों, वर्तमान समय में विश्व का कोई भी स्थान 35 घंटे से ज्यादा अधिक दूरी पे स्थित नहीं है और आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइन ने विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायु परिवहन पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी देखी गई है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्ग का सघन जाल पाया जाता है। और अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% भाग का उपयोग अकेला यह करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो जो हैं, वो नोटीय बिंदु हैं, जहां अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकृत होते हैं। दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 अक्षांशों के मध्य सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि जहां पे अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास सीमित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे पाइपलाइनों पे। दोस्तों, पाइपलाइन का उपयोग जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल पदार्थ के कोयलों को निर्बाध प्रवाह के लिए किया जाता है। दोस्तों, पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से तो आप सभी परिचित होंगे। यहाँ तक कि आपको ये भी पता होगा कि विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। परंतु बच्चों, न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को भी पाइपलाइनों के द्वारा भेजी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग एच संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन है, जो मैक्सिको की खाड़ी के तेल कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल का परिवहन करती है। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में तेल कुओं को पाइपलाइनों के माध्यम से रिफाइनरियों से जोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं पाइपलाइन परिवहन के लाभ पर। तो पाइपलाइन परिवहन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, पाइपलाइनों को कठिन, ऊबड़-खाबड़ भूभाग तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। इसके संचालन एवं रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम है और यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता तथा परिवहन हितैषी साधन है। दोस्तों, पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। परिवहन के इस साधन द्वारा
पदार्थों की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं पाइपलाइन परिवहन के दोष पर। तो दोस्तों, पाइपलाइनों में कोई लोच नहीं होती है। एक बार बनने के बाद इसकी क्षमता को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक कि पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना भी अपने आप में बड़ी समस्या है। कहीं पे पाइपलाइन के फट जाने पे उसकी मरम्मत करने में भी काफी कठिनाई आती है। कुछ इलाकों में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना भी अत्यधिक कठिन होता है। तो ये थे पाइपलाइन परिवहन के दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं संचार पर। दोस्तों, लंबी दूरी की संचार में टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण है। आरंभिक और 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पे एकाधिकार था। विकासशील देशों में ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए सेल फोन का उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण हो गया। अतः इस उपयोग को महत्व मिला। अब दूरसंचार को एकीकृत नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ विलय कर दिया गया है, जिसे इंटरनेट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं उपग्रह संचार पर। दोस्तों, 1990 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। अब ग्लोब को उन दूरस्थ भागों से जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन करना भी सीमित था। दोस्तों, इस तकनीक के प्रयोग के द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है। जैसे कि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि 500 किलोमीटर की दूरी तय होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक संचार लागत के बराबर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उपग्रह पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर 1 1979 में और रोहिणी 1980 में लॉन्च किया गया। दोस्तों, 18 जून 1998 को एप्पल अर्थात एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा किया गया। भास्कर, चैलेंजर तथा इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया और आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी भी एक वरदान बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं साइबर स्पेस अर्थात इंटरनेट पे। जैसा कि हम जानते हैं, साइबर स्पेस को इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इंटरनेट यूजर की बात करें तो 1995 में ये यूजर की संख्या 5 करोड़ थी, जो कि 2000 में बढ़कर 40 करोड़ हो गई और 2005 में 100 करोड़। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी के टाइम पे कितनी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई होगी। दोस्तों, साइबर स्पेस लोगों को समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। तकनीकी विकास के साथ साथ इनके द्वारा प्राप्त उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना
तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रकर्मों को पहचानने के हेतु किया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने वायु परिवहन, पाइपलाइनों, संचार, उपग्रह संचार तथा साइबर स्पेस अर्थात इंटरनेट की चर्चा की, जिसका रेफरेंस भूगोल कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक है। और अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।